हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट की जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य को समझने से पहले आइए हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की स्टडी करते हैं जिनका बार बार यूज इस चैप्टर में होने वाला है। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। अभी आपको मेरी आवाज आएगी क्योंकि बोर्ड आपके सामने है। तो रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर है ये क्लासिफिकेशन? तो नंबर 1 है फिजिकल स्टेट के बेस पर, नंबर 2 है डायरेक्शन के बेस पर, नंबर 3 है स्पीड के बेस पर और नंबर 4 है हीट एक्सचेंज के बेस पर। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट के बेस पर रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। फिजिकल स्टेट के बेस पर रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, होमोजेनस रिएक्शंस एंड हेटेरोजेनस रिएक्शंस। इन्हें सममांगी अभिक्रियाएं और इन्हें विषमांगी अभिक्रियाएं कहते हैं। सममांगी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक सभी एक ही भौतिक अवस्था में मिलते हैं। जैसे कि अमोनिया का निर्माण हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों एक ही भौतिक अवस्था में होंगी। ऐसी अभिक्रियाएं सममांगी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। केमिकल काइनेटिक्स में ये पता लगा है कि सममांगी अभिक्रियाओं की जो स्पीड होती है वो विषमांगी अभिक्रियाओं की तुलना में ज्यादा होती है। नंबर 2 है आपकी हेटेरोजेनस रिएक्शंस या विषमांगी अभिक्रियाएं। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक या उत्पाद या उत्प्रेरक तीनों में से कोई भी डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होगा, या यूं कहें एक से ज्यादा भौतिक अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी, उन अभिक्रियाओं को विषमांगी अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे कि मैंने दिखाया है KClO3 gives KCl and O2। तो KClO3 व KCl ये दोनों तो ठोस अवस्था में है और O2 गैस जो आपकी प्राप्त होती है वो किस अवस्था में? गैसीय अवस्था में प्राप्त होती है, इसलिए इसे विषमांगी अभिक्रियाएं कहते हैं। जहां तक डायरेक्शंस का सवाल है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, रिएक्शन की डायरेक्शन के बेस पर ये दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है। एक को बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शंस और दूसरे को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस, जिनको हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं व उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक उत्पाद में तो परिवर्तित होता है, लेकिन समान परिस्थितियों में उत्पाद का अभिकारक में परिवर्तन संभव नहीं है। जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में शुरुआत में तो अभिकारक उत्पाद में बदलता है। यहाँ R का मतलब रिएक्टेंट है, P का मतलब प्रोडक्ट है। शुरुआत में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, लेकिन कुछ समय पश्चात उत्पाद भी वापस अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसी अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। नंबर 2, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जनरली फास्ट रिएक्शंस होती हैं, तो इनके 3 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। पहली है न्यूट्रलाइजेशन, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार उदासीनीकरण हो गया और लवण बन गया तो वापस ये अम्ल और क्षार में परिवर्तित नहीं हो सकता। दूसरी प्रकार की अभिक्रियाओं को बोलते हैं P, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, जिनमें आप जानते हो जैसे ही मैं सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में NaCl की एक भी ड्रॉप डाल दूंगा तो मुझे सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा, जिसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। जैसे कि दूध से दही बनना, ये एक तरह की इरिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस दही से आप दूध प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ली है मैंने इरिवर्सिबल में दहन अभिक्रिया। आपको दिखाई दे रहा है कि मीथेन के दहन से CO2 और वाटर प्राप्त हो रहे हैं। एक बार कोई हाइड्रोकार्बन अगर दहन हो जाएगी तो वापस उस हाइड्रोकार्बन को प्राप्त करना संभव नहीं है। जिस तरह से आप एक कागज का टुकड़ा जला देंगे, जब उसकी राख बन जाएगी, वापस राख से कागज बनाना संभव नहीं है। तो 3 वर्ड्स में इसको मैं समेटता हूं और इसको मैं नाम देता हूं NPC, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कंबशन। उदासीनीकरण अभिक्रियाएं, अवक्षेपण अभिक्रियाएं और दहन अभिक्रियाएं न केवल अनुत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं, जबकि फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में भी आती है। आइए हम बात करें नंबर 2 की। सामान्यतः अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं खुले पात्रों में करवाई जाती है, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बंद पात्र में करवाई जाती है। पर याद रखिएगा, बंद पात्र में करवाने का एक ही पर्पज है कि अगर कोई गैसीय उत्पाद बना है तो पात्र को छोड़ के बाहर नहीं चला जाए। अगर आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में समांगी प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया है एवं कोई भी पदार्थ उत्पाद के रूप में बाहर नहीं निकलता, तो उस केस में खुले पात्र में भी अभिक्रिया को करवाया जा सकता है। जैसे हम किसी लवण का जल अपघटन जब करते हैं तो वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है और उसे खुले पात्र में भी करवाया जा सकता है। फिर हमने बात की डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम,
जब अभिक्रिया केवल अभिकारक से उत्पाद में चल रही है और पूरा अभिकारक खत्म हो जाएगा तो नेचुरल सी बात है इसमें कभी भी साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आ सकती। जबकि हमारा जो चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, तो हमारे जो ज्यादा मेन कंसर्न है वो कौन किससे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन से हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं साम्य अवस्था प्राप्त कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया है। आप चाहें तो एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं, आप कह सकते हैं ये कंपैरेटिवली फास्ट होती हैं, ये तेज गति से चलती हैं, और ये अभिक्रियाएं कंपैरेटिवली क्या होती है बच्चों? स्लो स्पीड से चलती हैं, तो स्लो अभिक्रिया होती है। आइए हम बात करें स्पीड के बेस पर अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। स्पीड के बेस पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की हैं, एक को बोला मैंने फास्ट रिएक्शन, एक को बोला स्लो रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक का समय लेती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम फास्ट रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन ऐसी अभिक्रियाएं जो पूरा होने में कुछ दिन से लेकर कुछ महीने ले लें, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अत्यंत धीमी गति से होने वाली अभिक्रियाएं कहते हैं। नंबर 2, रासायनिक बल गति की जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, याद रखिएगा उसमें ना तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शंस का स्टडी की जाती है और ना ही बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन की स्टडी की जाती है। उसमें जिन रिएक्शन की स्टडी की जाती है उन्हें मॉडरेट स्पीड रिएक्शन कहा जाता है, जिनकी स्पीड कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जो एग्जाम्पल ऑफ एनपीसी है, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, कंबशन। और जहां तक स्लो रिएक्शन का सवाल है, जिन जिन रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम स्टेट अटेंड हो जाएगी वो सब स्लो रिएक्शन बन जाएंगी, क्योंकि जब भी साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है उसके बाद में नेट अभिक्रिया किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती, तो ओवरऑल रिएक्शन की स्पीड को क्या माना जाता है? धीरे स्पीड की अभिक्रिया माना जाता है। अब बात करें हम हीट एक्सचेंज के बेस पर। भाई अभिक्रिया के करवाने में हमें हीट लगानी पड़ी या अभिक्रिया के करवाने में हीट हमें प्राप्त हुई, इस आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। एक को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। एक अभिक्रिया होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है, और एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होने में ऊष्मा ग्रहण करती हैं या ऊष्मा की डिमांड करती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका X Y में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आपको हीट लगानी पड़ गई इस कन्वर्जन के लिए, तो ऐसी अभिक्रियाओं को एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जबकि यहाँ पर जब भी कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है, साथ में हीट रिलीज हो जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। अभिक्रिया की एंथैल्पी के आधार पर, डेल्टा एच रिएक्शन के आधार पर इनका साइन रखा हुआ है प्लस या पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर हो रही होगी तो ऊष्मा गतिकी के आधार पर इसे प्लस साइन में दिखाया जाएगा। मान लीजिए किसी अभिक्रिया की ऊष्मा 30 किलो जूल है, तो अगर वो ऊष्मा शोषी प्रकृति की है तो उसे प्लस 30 किलो जूल लिखा जाएगा, और अगर वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकृति की या एक्सोथर्मिक नेचर की है तो डेल्टा एच नेगेटिव में होगा। उसी 30 किलो जूल को हम -30 किलो जूल कितना शो करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सामान्यतः वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जब भी किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना होता है बच्चों, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है। हालांकि 100% सही नहीं है दोनों बातें, पर आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं कि जितनी भी वियोजन अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें हीट देने पर ही कोई मॉलिक्यूल टूटेगा, तो सामान्यतः वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं। और सामान्यतः कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रियाएं, निर्माण अभिक्रियाएं, वो कैसी अभिक्रियाएं होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, एक्सोथर्मिक। आप इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रख सकते हो, जितने भी कंबशन रिएक्शंस है, जब आप किसी ईंधन को कंबस्ट करते हो, किसी फ्यूल को कंबस्ट करते हो तो या दहन करते हो, तो वो अभिक्रियाएं कैसी होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती हैं। मैं क्यों कह सकता हूँ ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं कि उस ऊष्मा का प्रयोग करके ही आप अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करते हैं। जब भी आप किसी चीज को जलाते हैं, बर्न करते हैं, चाहे वो गैसोलीन हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो, चाहे वो डोमेस्टिक गैस हो, आप इसका पर्पज क्या लेते हो? उससे वो जो हीट निकलेगी, उससे से आप कोई फूड वगैरह पकाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये अभिक्रियाएं जो होती हैं एक्सोथर्मिक, उसमें हीट रिलीज होती है, और ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये मुख्य वर्गीकरण है अभिक्रियाओं का। फिजिकल स्टेट के बेस पर दो प्रकार की हैं, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। डायरेक्शन के बेस पे दो प्रकार की हैं, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। स्पीड के बेस पे दो प्रकार की हैं, फास्ट रिएक्शंस एंड स्लो रिएक्शंस। और लास्ट किस बेस पर? हीट एक्सचेंज के बेस पर भी दो प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी गई हैं, एक को एंडोथर्मिक और एक को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। आइए हम देखते हैं अब आगे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है।
अब हम बात करते हैं, एक नियम हम सीखने वाले हैं, उस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। एक नियम हम सीखने वाले हैं, उस नियम को बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। चलिए, टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने के बाद अब बारी है बहुत इंपॉर्टेंट लॉ को पढ़ने की, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको कई नामों से जाना जाता है। इसे लॉ ऑफ एक्टिव मास, इसे लॉ ऑफ एक्टिव मास या गुलबर्ग एंड वागे, गुलबर्ग एंड वागे लॉ भी कहा जाता है। हिंदी में से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, हिंदी में से द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम या सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहा जाता है, या सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहा जाता है। एक्टिव मास लो, सक्रिय द्रव्यमान लो, या गुलबर्ग व वागे साइंटिस्ट के नाम पे कहा जाता है। अब लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या पढ़ा जाता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि सिंपल सी बात है, किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। नियम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, फिर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। आइए हम बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की, जिसे सक्रिय द्रव्यमान का नियम भी कहते हैं। मान लीजिए किसी अभिक्रिया में ए और बी दो अभिकारक हैं, वो दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? वो दोनों मिलके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। वो दोनों मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं? वो दोनों मिलके उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। इस अभिक्रिया की जो दर होगी, जो स्पीड होगी, वो ए और बी के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगी। जहां तक सक्रिय द्रव्यमान का सवाल है, अब थोड़ी देर के लिए इन्हें उन अभिकारकों की सांद्रता मान लीजिए, जो आप किसमें देते हो, जो आप मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हो। तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे मान लीजिए, किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। सामान्य सी बात है, जितने ज्यादा सांद्र अभिकारक में अभिक्रिया में लूंगा, रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या चलेगी, फास्ट चलेगी। एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। आप लोग एक गिलास पानी में या एक कप पानी में एक पाउच इनो का डालिए। इनो जो एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज की जाती है। तो जैसे आप डालेंगे क्या होगा, बहुत ज्यादा हिसिंग साउंड के साथ में बबल्स ऑफ CO2 बाहर आएंगे, ठीक है ना। फिर अगली बार आप क्या कीजिए, उतने ही प्योर वाटर में 2 पाउच डाल दीजिए इनो। क्या होगा, ज्यादा स्पीड से बबल्स बाहर आएंगे, डबल स्पीड से बबल्स बाहर आएंगे। इसका मतलब रिएक्टेंट की अमाउंट जो बढ़ाते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इतना सिंपल सा लॉ है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन गुलबर्ग और वागे ने अलग अलग पदार्थों की मात्राओं को व्यक्त करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया, उसे उन्होंने नाम दिया सक्रिय द्रव्यमान या एक्टिव मास। तो सबसे पहले तो हमको ये सीखना है कि एक्टिव मास है क्या। सबसे पहले हम ये सीखना है, ये एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। ये एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, क्या है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इकाई आयतन में उपस्थित, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या। तो अपने दिमाग में पहले ये बिठाओ आप कि किसी भी पदार्थ का जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वो इकाई आयतन में उपस्थित उस पदार्थ के मोलों की संख्या को कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान। जहां तक अलग अलग पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान का सवाल है तो हम किस तरह से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे को किसी केमिकल का एक्टिव मास निकालना है, तो सबसे पहले तो सक्रिय द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में उस केमिकल का फॉर्मूला लिखा जाता है। मान लो आपको दिया हुआ है किसी अभिक्रिया में NH3 देके और स्क्वायर ब्रैकेट लिखा हुआ है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में अमोनिया लिखा हुआ है। समझ जाओ ये क्या पढ़ना है आपको, सक्रिय द्रव्यमान ऑफ अमोनिया। ये इट इज एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। ये किसी भी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान का प्रदर्शन होता है, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में व्यक्त करते हैं। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया, अमोनिया के मोल अपॉन पात्र का आयतन लीटर में। अगर मुझे किसी भी पदार्थ का, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके मोलों की संख्या को आयतन से डिवाइड कर देते हैं। इसलिए सक्रिय द्रव्यमान की जो यूनिट आती है बच्चों, वो क्या आएगी, वो आएगी मोल पर लीटर। वो क्या आएगी, मोल पर लीटर। लेकिन इसको बारीकी से समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर मेरे पास अमोनिया गैस किसी 10 लीटर के पात्र में दी गई है, अगर मुझे अमोनिया गैस किसी 10 लीटर के पात्र में दी गई है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं गैस का सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। गैस का सक्रिय द्रव्यमान निकालने में दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, मान लीजिए मैंने बोला अगर आपके पास कोई गैस है, वो गैस आपकी 10 लीटर के पात्र में है। सपोज 10 लीटर के पात्र में 2 मोल अमोनिया प्रेजेंट है। 10 लीटर के पात्र में, पूरे पात्र में अमोनिया ने अपने आप को वितरित किया हुआ है, वो पात्र है 10 लीटर का। तो इस कंडीशन में अमोनिया गैस का जो सक्रिय द्रव्यमान लिया जाएगा, मोलों की संख्या बटा में आयतन, और मोलों की संख्या अगर 2 है और आयतन अगर 10 है तो मैं क्या बोलूंगा, 0.2 मोल पर लीटर इज द एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। एम आई राइट? मैं कह सकता हूं अगर 10 लीटर के पात्र में 2 मोल अमोनिया घुली हुई प्रेजेंट है, सॉरी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2/10, 0.2 एक्टिव मास ऑफ अमोनिया। लेकिन अगर मैं इसी पात्र में अब 2 लीटर जल मिला दूंगा, अगर मैं इसी पात्र में, पात्र तो पूरा 10 लीटर का ही है बेटे, लेकिन मान लीजिए मैंने 2 लीटर वाटर मिला दिया। अब वाटर है 2 लीटर और जो खाली जगह आपको दिख रही है कितने लीटर है, 8 लीटर है। और जैसे मैंने शेक कर दिया, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वाटर में अमोनिया बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती है। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं, जितनी भी अमोनिया पहले इस पूरे 10 लीटर के पात्र में वितरित थी, पानी डालते ही वो अमोनिया किस में घुल जाएगी, वो अमोनिया घुल जाएगी जल के अंदर। पानी डालते ही वो अमोनिया किस में घुल जाएगी, जल के अंदर। अब आप मुझे बताइए, इस आयतन में जब अमोनिया है ही नहीं, तो इस कंडीशन में अगर मुझसे कोई कहता है कि अमोनिया जल में घुल गई, तो एक्वस लिख देता हूं। अमोनिया एक्वस का सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करो, तो N/V। अब यहां पर जो V लिया जाएगा वो V बताइए, 2 लीटर लूं कि 8 लीटर लूं कि 10 लीटर लूं पूरा। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता लगेगा? सिंपल सी बात है, वो वाला आयतन लेना है जिसमें पदार्थ ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। यहाँ V, इस पूरे फॉर्मूले में V कौन सा लिया जाता है, वह V है, वह आयतन है जिसमें उस पदार्थ ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट या वितरित किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, पिछली बार अमोनिया ने अपने आप को पूरे 10 लीटर में वितरित किया हुआ था, लेकिन इस स्थिति में अमोनिया ने अपने आप को केवल इस 2 लीटर जल के आयतन में वितरित किया हुआ है, क्योंकि अमोनिया जल में हाईली सोल्यूबल होती है, ऊपर वाले खाली पोर्शन में अमोनिया है ही नहीं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 2 मोल अमोनिया के केवल 2 लीटर में वितरित हैं? तो इस कंडीशन में इसका जो सक्रिय द्रव्यमान आएगा बच्चे, वो कितना आएगा, वो आएगा 1 मोल प्रति लीटर।
तो सक्रिय द्रव्यमान निकालते वक्त आपको जो आयतन लेना है वो लेना है, वॉल्यूम वो लेना है जिसमें वो पदार्थ अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मान लीजिए एक तीसरी कंडीशन की और कल्पना करते हैं, उस गैस के लिए जो पानी में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होती। सपोज मैं उस गैस की बात करूं कि वो गैस है नाइट्रोजन, या कोई भी गैस हो जो कि पानी में बहुत कम डिजोल्व होती है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि नाइट्रोजन की जल में विलेयता नगण्य है, नेग्लिजिबल है। तो ये मैंने आपको ए केस बताया, सपोज ये केस मैंने आपको बी केस बताया। अगर मेरे को कोई ऐसा कंडीशन दे देगा कि पात्र 10 लीटर का ही है, इसमें मैंने 2 लीटर पानी मिला दिया और मान लीजिए मैंने N2 गैस डाल दी। N2 गैस की जल में विलेयता ऐसे मान लो नगण्य है, थोड़ी देर के लिए मान लो N2 के जल में नहीं घुलती। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि अगर इसके 2 मोल हैं और पानी आपने डाला 2 लीटर और पात्र का पूरा आयतन 10 लीटर है, तो ये वाला रीजन कितने लीटर का होगा बेटे? 8 लीटर का। भाई 10 लीटर के पात्र में आपने 2 लीटर पानी मिला दिया, तो ये जिस रीजन में अमोनिया नाइट्रोजन डिजोल्व होगी, प्रेजेंट होगी, जिस रीजन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, वो आयतन 10 लीटर लूं कि 8 लीटर लूं कि 2 लीटर लूं? पिछली बार मैंने कौन सा आयतन लिया था? 2 लीटर, क्योंकि अमोनिया अंदर प्रेजेंट थी। इस बार मैं कौन सा आयतन लूंगा? 8 लीटर, क्योंकि सारी की सारी नाइट्रोजन गैस पानी के ऊपर प्रेजेंट है, पानी के अंदर लगभग नगण्य नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो बस इस कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना कि अगर मुझे किसी भी गैस का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है तो उसके मोलों की संख्या को या तो पात्र के आयतन से डिवाइड करना है, और अगर गैस आपकी जल में विलयशील है तो जल के आयतन से डिवाइड करना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? 2/8। तो इस बार जो सक्रिय द्रव्यमान आएगा बेटे वो कितना आएगा? 0.25 मोल पर लीटर आएगा। इस तरह से 3 अलग अलग कंडीशन मैंने सक्रिय द्रव्यमान के बता दिए। कॉन्सेप्ट कितना क्या पकड़ना है कि जिस पदार्थ का मोल ले रहे हो वो मोलों की संख्या कितने आयतन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट केस में कुछ विलायक ही नहीं दिया मैंने आपको, तो सारी अमोनिया 10 लीटर में वितरित थी। सेकंड केस में विलायक का आयतन 2 लीटर था और अमोनिया पानी में विलयशील थी, इसलिए आयतन मैंने 2 लीटर लिया। और तीसरे केस में नाइट्रोजन वाटर में बिल्कुल भी मिसिबल नहीं है, तो वो पात्र के कितने आयतन में डिस्ट्रीब्यूट होगी? वो 8 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इसलिए आयतन मैंने 8 लीटर लिया है। तो जब भी सक्रिय द्रव्यमान आए आप लोगों को बहुत ध्यान से देखना है कि कौन सी कंडीशन आपको दी हुई है। तो ये सांद्रताओं का एक तरह से रूप है जिसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय द्रव्यमान बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो किसी अभिक्रिया की जो दर होती है वो उसके अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। जितने ज्यादा सांद्र अवस्था में आप अभिकारकों को लोगे, अभिक्रिया उतनी क्या चलेगी? फास्ट चलेगी। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन या गुलबर्ग एंड वागे लॉ। अब अगर मैं इस लॉ में इस फॉर्मूले में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा बेटे, तो मेरे सामने क्या आएगा? K आएगा। जब भी समानुपाती निशान हटाया जाता है तो एक नियतांक आता है K इंटू A इंटू B, K इंटू A इंटू B, और इस K का नाम है इस अभिक्रिया का दर नियतांक। इस K का मान है इस अभिक्रिया का दर नियतांक। और जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है उसमें कितने K आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती है रिएक्शन, बैकवर्ड में भी जाती है। तो एक दर नियतांक तो फॉरवर्ड रिएक्शन का होता है, उसको Kf से शो करते हैं, और एक दर नियतांक बैकवर्ड रिएक्शन का होता है जिसे हम Kb से शो करते हैं। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, गुलबर्ग एंड वागे लॉ। ये तो बात हुई गैसों की। गैस की मैंने 3 स्थितियां बता दी। आइए जरा हम ठोसों और द्रवों की भी बात कर ले कि उनके सक्रिय द्रव्यमान किस तरह से निकाले जाते हैं। ठोसों व द्रवों के सक्रिय द्रव्यमान किस तरह से निकाले जाते हैं, आइए देखते हैं। ठोसों व द्रवों के सक्रिय द्रव्यमान किस तरह से निकाले जाते हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपका पदार्थ है ठोस या द्रव, दोनों एक साथ ले लेता हूं। जहां तक ठोस का सवाल है, ठोस कभी भी अपने आप को पूरे आयतन में वितरित नहीं करता, वो एक निश्चित आयतन वितरित करता है अपने आप को, वो उसका खुद का ही आयतन होता है। मान लीजिए मैंने 2 लीटर के पात्र में 2 सेंटीमीटर क्यूब या 2 ml कैल्शियम कार्बोनेट का पाउडर लिया, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट ने अपने आप को वितरित किया उसने अपने खुद के आयतन में वितरित किया हुआ है, वो पूरे पात्र में कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठोसों के केस में जब भी सक्रिय द्रव्यमान निकाला जाएगा, नीचे जो आयतन वाली टर्म आएगी वो उस ठोस का आयतन होगा,
क्योंकि सारे ठोस ने, सारे सॉलिड ने अपने आप को उसी आयतन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसमें पात्र के आयतन का कोई रोल नहीं है। आइए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये 10 लीटर का कंटेनर है और मैंने इसमें 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिया हुआ है। अब मुझे आप बात बताइए, क्या ये 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पूरे पात्र में घूमेगा क्या? नहीं, ये तो पाउडर नीचे पड़ा रहेगा 5 ग्राम। यानी कि यहाँ पर इस पात्र के वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं है, 10 लीटर है चाहे 20 लीटर है कि 50 लीटर है। इसने तो अपने आप को कितने आयतन में सिमेटा हुआ है? अपने खुद के आयतन में समेटा हुआ है। और अगर इसने अपने आप को अपने खुद के आयतन में समेटा हुआ है तो जरा देखें, अगर मुझे निकालना है, सपोज ये कैल्शियम कार्बोनेट है और मुझे कैल्शियम कार्बोनेट का सक्रिय द्रव्यमान निकालना बेटे, तो 5 ग्राम में मोल कितने हो गए? 5/100, इसका अनुभार होता है 100। और जो आयतन आएगा वो इसका खुद का ही आयतन होगा, जो भी ये V है, इसका जो भी आयतन है वो ये V है, मान लीजिए लीटर में जो भी दिया हुआ है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, W/GMM × V लीटर में। सही है भाई, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल की जगह क्या कर दिया? मास अपॉन GMM अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब आप मुझे बताइए, इस सॉलिड का मास और इसके खुद के वॉल्यूम का रेशो, क्या इसकी खुद की डेंसिटी नहीं होगा क्या? क्या W/V क्या होगी? डेंसिटी होगी। तो एक तरह से इसका जो एक्टिव मास होगा वो हो गया इसकी डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर मास। आप लोग जानते हो ठोसों के घनत्व भी निश्चित होते हैं और मोलिकुलर मास भी निश्चित होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी कि हमेशा किसी भी ठोस का अगर आपको सक्रिय द्रव्यमान पूछा जाएगा तो पहली बात तो वो नियत है, और इसे कितना लिया जाता है? इसको यूनिटी लिया जाता है, 1 लिया जाता है। चाहे वो प्योर सॉलिड हो बेटे और चाहे वो प्योर लिक्विड हो, उसका जब भी सक्रिय द्रव्यमान लिया जाएगा 1 लिया जाएगा, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान इसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए इसका सक्रिय द्रव्यमान हमेशा क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है, या इकाई लिया जाता है, या यूनिटी लिया जाता है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन आपके सामने आ जाए, उसमें गैस हो तो तीनों में से कोई स्थिति गैस की लग रही होगी, लेकिन अगर उसमें प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड दिया हुआ है तो याद रख लेना कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है, जिसको हम सुविधा के लिए 1 लेते हैं। यानी कि हम मान के चलते हैं कि इनकी सांद्रताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये अभिक्रिया कर भी लेगा, मान लो कोई बच्चा कहता है अभिक्रिया कर की क्यों नहीं लेते चेंज, अगर ये अभिक्रिया कर भी लेता है तो जिस प्रोपोर्शन में इसका वॉल्यूम घटेगा उसी प्रोपोर्शन में इसके मोल घटेंगे। भाई मोल अगर 10 है और वॉल्यूम है 10 लीटर, तो मोल जब घट के 5 लीटर 5 मोल रह जाएंगे तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा? ये 5 लीटर। यानी कि अभिक्रिया के दौरान इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम इसको सुविधा से 1 ले लेते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे वो द्रव हो। इस तरह से हम अलग अलग पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, चाहे वो गैसीय अवस्था में हो चाहे द्रव या ठोस अवस्था में हो। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसको अप्लाई कहाँ करना है और किस तरह से हमें सीखना है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज हम सीखने वाले हैं। ऐसा बहुत कुछ सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।